हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपको अपने चैनल सुपर फास्ट नॉलेज एजुकेशन ट्रिक्स में स्वागत करता हूं। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है प्रकृति में प्रत्यानयन बल होता है कि तो प्रकृति में प्रत्यानयन बल या बल आघूर्ण दोनों एक ही बात है। इसको हम टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क। तो आप यहाँ पे टॉर्क कर लीजिएगा। टॉर्क इक्वल टू माइनस पी साइन थीटा हो। प्रकृति में प्रत्यानयन बल कितना होता है? टॉर्क इक्वल टू माइनस पी साइन थीटा। यही प्रकृति में प्रत्यानयन बल है। दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव के दोलन का आवर्तकाल है यदि आई जड़त्व आघूर्ण हो, पी द्विध्रुव आघूर्ण हो, पी एम ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, तो हमारा आवर्तकाल क्या होगा? तो T इक्वल टू 2π√I/P होता है। ये विद्युत ध्रुव के दोलन का आवर्तकाल होता है। विद्युत ध्रुव के दोलन का आवर्तकाल कितना होता है? T इक्वल टू 2π√I/P। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको याद डायरेक्ट कर लीजिए। इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, बन जाएंगे आपसे, ये अगर ये फॉर्मूला याद रहा तो आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 0.2% घटा दी जाए, यानी R जो है R हमको कितना कर देना है? 0.2% घटा देना है, यानी निगेटिव चिन्ह कर देंगे। तो इसका मतलब क्या? 0.2% घटा दिए तो बल के बीच बल होगा। बल कितना होगा? तो चूंकि बल इक्वल टू फॉर्मूला होता है F% इक्वल टू -2 इंटू R%, -2 इंटू R%। तो -2 और 0.-2 माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, और 0.2 में 2 से गुना कर देंगे तो 0.4%। तो क्या होगा? तो दो आवेशों की दूरी 0.2% घटा दी जाए तो हमारा बल कितना हो जाएगा? 0.4% से बढ़ जाएगा। 0.4% मत कीजिएगा, क्योंकि घटाए हैं तो बल भी तो बढ़ना चाहिए ना। हम घटाए हैं, ये तो नहीं कहें कि दूरी -0.2% है, ये तो नहीं कहे ना। हम कहें कि 0.2% घटा दी जाए तो बल कितना होगा? तो बल 0.4% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 है नहीं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक आयतन में, ये विद्युत क्षेत्र E हो गया, इसके प्रत्येक आयतन यानी V में E/V विद्युत क्षेत्र की प्रत्येक आयतन में संचित ऊर्जा होगी। तो विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक आयतन में संचित ऊर्जा होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E²। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे शून्य का एप्सिलॉन नॉट इंटू E², एप्सिलॉन नॉट इंटू E² होता है। यानी ये जब वॉल्यूम हमारा 1 मीटर की हो जाए तब आयतन हमारा कितना होगा? विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक आयतन में संचित ऊर्जा E इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E² होता है। और यदि पूछ देगा कि विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक आयतन में संचित ऊर्जा का मात्रक कितना है, तो E का मात्रक न्यूटन पर मीटर की मात्रक भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक छोटे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से R दूरी पर, एक छोटा विद्युत ध्रुव है, उसे अक्ष पर केंद्र से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो तथा द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक रेखा पर 2R दूरी पर विद्युत क्षेत्र E2 हो, तो E2 तथा E1 में क्या रिलेशन होगा? यहाँ पे दिया है, कौन सा रिलेशन होगा? तो मैं आपको एक स्लाइड ले लेता हूँ और समझाता हूँ। चलिए पहले इन सबको साफ कर दें। तो E2 तथा E1 में हमको रिलेशन बताना है। तो देखिए E2 तथा E1 में क्या रिलेशन होगा? हाँ, तो देखिए, चूंकि आछे स्थिति में आप तीव्रता क्या जानते हैं? E1 इक्वल टू, कहा है कि आछे स्थिति में तीव्रता E1 है, तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2kp/r³, जहाँ k का मान कितना होता है? 1/4π एप्सिलॉन नॉट, 1/4π एप्सिलॉन नॉट k का मान होता है। इसको हम संक्षेप में k डायरेक्ट लिख लिए हैं। और यहाँ पे R³ होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट, आछे स्थिति में तीव्रता 2kp/r³ होती है। चूँकि तीव्रता हम आछे स्थिति में तीव्रता E1 है
तीव्रता E1 दिया है हमारा, तो हम दूरी भी R1 ले लेंगे। और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता क्या किया है, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता हमारा E2 है, तो हम दूरी क्या ले लेंगे, R2 ले लेंगे। दूरी भी हम R2 ले लेंगे, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता क्या होती है, KP/RQ। और देखिए विद्युत द्विध्रुव से R दूरी पर हमें तीव्रता E1 दिया है, तो इसलिए R1 का मान R और R2 का मान 2R, क्योंकि और इसके लंब संधिभाजक रेखा, ये लंब संधिभाजक इस पर लंब है, इसी को कहते हैं लंब में भाज रहा है, तो लंब संधिभाजक रेखा पर तीव्रता 2R दूरी पर E2 है, तो R2 का मान 2R। E1 के मान पुट कर लेंगे, E1 2KP/RQ, R1 का मान RQ और E2 का मान 2KP, केवल KP बाई, निरक्षीय स्थिति में 2 से गुना नहीं होता, केवल यही रहता है KP/RQ। तो KP/R का मान कितना है, R2 का मान 2RQ, तो 8RQ हो जाएगी, 2 = KP/8RQ। अब चूंकि दोनों में रिलेशन बताना है, इसलिए दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इसलिए E1/E2 का मान देखिए, E1/E2 का मान, तो E2 का मान कितना है KP/8RQ, और E1 का मान देखिए 2 KP/RQ, तो गुना 2 KP, यहाँ पे क्रॉस किया गया है 2 KP, जो RQ इधर पट्टा में तो ऊपर जाएगा गुना में, तो RQ से RQ खत्म, KP से KP खत्म, यहाँ पे 2 बच गया और यहाँ पे 8 बच गया, तो E2 = E1 है तो बट्टा में जाएगा गुना में, E2 = E1/16। और चूंकि आप क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, इसलिए E2 = हम क्या हो जाएगा, इसलिए E2 = -E1/16, यही हमारा आंसर है। चलिए आंसर के पास आपको ले चलते हैं, आपको। ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। एक छोटे द्विध्रुव अक्ष पर क्षेत्रीय द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से R दूरी पर विक्षेपता E1 है, और द्विध्रुव के लंब संभाजक रेखा पर तीव्रता E2 है, तो E1 तथा E2 में रिलेशन बताना था, तो हमारा क्या आया था, E2 = -E1/16, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, छठा क्वेश्चन कहता है कि ए भुजा वाले एक वर्ग के कोनों पर +Q, 2+Q, +3Q, +4Q अवश्य रखे गए हैं, तो केंद्र पर विभव की गणना करें। हमें केंद्र पर विभव निकालना है, तो केंद्र पर विभव निकालने के लिए तो चलिए हम एक स्लाइड ले लेता हूँ, आपको एक पेज ले लेता हूँ पहले इसको, चलिए एक पेज मैं आपको ले लूँगा, हाँ एक पेज यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको, पेज ले लेता हूँ। हाँ तो चलिए देखो दोस्तों, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक वर्ग है, वर्ग ड्रॉ कर लिए, वर्ग, इसको A B नाम दे देते हैं कुछ, इसको C, इसको D, कह रहा है, और कह रहा है कि इसके कोनों पर +Q, फिर 2+Q, इसके पास पे 3Q, इसके पास 4Q, चारों कोनों पर पॉजिटिव आवेश रखा गया है, चारों कोनों पर पॉजिटिव आवेश रखा गया है, +Q, +2Q, +3Q, +4Q रखा गया है। तो हमारा पूछ रहा है कि केंद्र पर विभव गणना करें, यहाँ पे विभव की गणना करना है, तो यहाँ से एक विकर्ण खींचेंगे हम, देखिए ये हमारा केंद्र हो गया, इसको हम O मान लेते हैं, कोई नेक्स्ट कलर ले लेते हैं, चलिए O यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं। तो देखिए ये पूरे विकर्ण की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, जब इसकी भुजा A है, ये भी भुजा A है, ये भी है, A है, A भुजा वाला वर्ग है, तो सब जगह इसकी भुजा A ही हो जाएगी। और तो देखिए क्या है, ये इस तरह दो कर देते हैं, तो देखिए एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण निकालने के क्या करते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी विकर्ण, इसके विकर्ण को मान लेते हैं D1 और इस विकर्ण को D2। तो देखिए D1 = कितना हो जाएगा, √A² + A² यानी 2A², यानी √2A हो जाएगा।
D2 का मान कितना हो जाएगा, D2 का मान √2 √2a, D2 का मान √2a हो जाएगा। अब देखिए चूंकि हमें केंद्र पर निकालना है, यानी यहाँ से यहाँ तक केंद्र पर निकालना है, केंद्र पे हमको निकालना है, यहाँ से यहाँ की टोटल बीच की दूरी निकाले, केवल केंद्र पर निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, √2a/2, इसकी वैल्यू तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से इसे चले एक दूसरे कलर से आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ से हमारा यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी √2a/2 हो जाएगी ना। और फिर यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी भी √2a/2 होगी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी √2a/2 होगी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी √2a/2 होगी। चूँकि आप जानते हैं विभव अदिश राशि है, ना इसमें डायरेक्शन होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, चलिए देखिए। और ना ही मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो उसमें होता है विभव का वैल्यू, तो आप जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है। देखिए विभव का वैल्यू मतलब कोई पॉइंट ए पॉइंट से पी बिंदु पर ए पॉइंट से पी पॉइंट के बीच की दूरी r हो, तो विभव कितना होता है, v इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है, पता है आपको। यानी बिंदुवत आवेश के कारण, कोई बिंदुवत आवेश के कारण विभव यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु है, तो बिंदु के बीच की दूरी r है, तो बिंदु आवेश का विभव कितना हो जाएगा, k/r हो जाएगा। और चूँकि सेंटर पर क्या है, ये O है केंद्र, तो इसको हम एक पेज ले लेते हैं और VO सेंटर का विभव, VA ए पूर्ण का विभव प्लस VB प्लस VC प्लस VD, B चारों कोणों का विभव हो गया। देखिए तो चारों में हमारा क्या कॉमन आएगा, के क्यू जो होगा हमारा कॉमन हो KQ। अब बटा देखिए KQ कॉमन आ जाएगा, और VA के लिए क्या हो जाएगा हमारा 1/√2 दूरी की जगह पर √2a/2 है ना, तो √2a, और जो बट्टा में यहाँ पे 2 होगा ये ऊपर चला जाएगा, तो √2a/2 प्लस इसके लिए भी क्या हो जाएगा। और क्योंकि आवेश यहाँ पे प्लस क्यू था, देखिए चलिए आपको उसको बढ़िया से ड्राइव करके बता देता हूँ, भले थोड़ा ज़्यादा समय लगे, वीडियो लंबा हुआ लेकिन कोई बात नहीं। देखिए VA के लिए क्या हो जाएगा KQ/R, तो √2a/2 होगा, 2 यहाँ ऊपर चला जाएगा। फिर VB के लिए VB के पास 2Q आवेश का है, 2Q आवेश रखा गया है, तो यहाँ पे K2Q/√2a, यहाँ का बट्टा में 2 आएगा, √2a/2 होता है, ये ऊपर जाएगा यहाँ पे। फिर VC के लिए K3Q/√2a, जो बट्टा में 2 यहाँ पे चला जाएगा गुना में। फिर VD के लिए KQ 4Q है 4 बट्टा √2a, और जो 2 है यहाँ पे आ जाएगा। तो सबको इनमें से कॉमन हमारा क्या निकलेगा, देखिए तो इसमें कॉमन क्या आएगा हमारा, सब में से क्या कॉमन आ जाएगा, KQ/√2a कॉमन आ जाएगा, KQ/√2a, तो KQ/√2a कॉमन ले लेते हैं, KQ/√2a कॉमन ले लेते हैं, तब इधर क्या बच गया, एक और इधर 2 दूना का 4, 1 प्लस 2 दूना का 4, इधर कितना हो जाएगा +6, और इधर 4 दूना के 8, तो टोटल कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे 2 है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 2 आ जाएगा, जो बट्टा है वो 2 है ना, तो इसको 2 कर लीजिए। देखिए 8 है 2 10, 6 4 10, 10 10 20 हो गया, 10 10 20। तो VO का मान कितना है हमारा, VO इक्वल टू 20 गुने KQ है, K का मान कितना रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q है
बटा √2a है, और ये हमारा 20 वो है 20 है। देखिए 4 पंचे 20, 5 आ गया, 5 आ गया, और 4 पंचे 20। देखिए VO इक्वल टू कितना आ गया हमारा 5। √2 से गुना √2 से भाग कीजिएगा तो केवल 2 बच जाएगा, ऊपर क्या जाएगा 5√2 Q बटा √2 नहीं, तो √2 नहीं हो जाएगा, केवल 2 है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किए हम, पता है √2 से गुना √2 से भाग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। 5√2Q 2 पाई एप्सिलॉन इंटू ए आ गया आपका आंसर। चलिए आपको डिराइव करके मैं दिखा देता हूँ। डिराइव करके कितना आया था हमारा, आपने देखा मैंने सॉल्व किया था, कितना आया था तो कितना आया था 5√2Q बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, पहला आंसर आया था हमारा। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, प्लीज़ आप 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि इस चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़े और हमें पढ़ाने में मन भी लगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्वेश्चन क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति होती है। एक समान विद्युत क्षेत्र में हमेशा याद रखिएगा द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कितनी होती है। एक समान विद्युत क्षेत्र में U इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, U इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा एक समान विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा होती है। U इक्वल टू, हाँ तो हमने क्या बोला था, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कितनी होती है, तो U इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। एक समान बोले तब, एक समान या साम्य अवस्था भी बोले तब भी, एक समान या साम्य अवस्था में विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कितनी होती है, U इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। यह आपको इसको सदिश फॉर्म में लिखना है तो माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर लिख सकते हैं, इतना भी हो जाएगा, या U इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा दोनों होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इसका आंसर नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी U इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ये देखिए BHU 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अनंत या असीमित विस्तार के समतल चादर के कारण तीव्रता, अनंत या सीमित विस्तार के समतल चादर के कारण तीव्रता कितनी होती है। तो देखिए अनंत या सीमित, जब अनंत या सीमित विस्तार समतल चादर कह देना जब चादर, तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट तीव्रता होती है। अगर यदि कहता अनंत या असीमित विस्तार के समतल चालक, चालक चादर नहीं चालक कहता चालक, तब इसके लिए तीव्रता कितनी होती है, इक्वल टू सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। और जब चादर कहेगा ना चादर, तब इसके लिए तीव्रता हो जाएगी इक्वल टू सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तब इसके लिए चादर के लिए सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, और चालक कहेगा तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 तो इसका आंसर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, अनंत विस्तार का सीमित समतल चादर कारण तीव्रता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं, आवेश एवं त्रिज्या क्यू आवेश, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया दोस्तों, क्यू आवेश यहाँ पे देता है, क्यू आवेश एवं आर त्रिज्या, कैपिटल आर त्रिज्या छोड़िए, कैपिटल आर त्रिज्या के एक गोले में समान रूप से, जो क्यू आवेश है वो आर त्रिज्या गोले में समान रूप से वितरित होता है, वितरित होता है। तो गोले पे आवेश का आयतन घनत्व क्या होगा, तो आवेश के आयतन घनत्व को हम रो से डिनोट करते हैं, और रो इक्वल टू आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है क्यू बटा भी। रो इक्वल टू रो को हम आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है क्यू बटा भी। तो क्यू गोले का आवेश है, क्यू बटा भी, और क्यू गोले का आवेश है, गोले पर जो आवेश वितरित किया वो है, और भी गोले का आयतन है। तो गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू होता है गोला का आयतन। गोला का आयतन कितना होता है, देखिए गोला का आयतन भी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोला का आयतन हमारा। तो यहाँ पे भी का जो मान है पुट कीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, इसलिए रो का मान कितना आ जाएगा, रो इक्वल टू 3 ऊपर चलेगा 3Q बटा
4πr³, 3q/4πr³, 3q/4πr³। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा हमारा। यदि आपसे ये पूछता कि क्यू आवेश हम 8 त्रिज्या के गोले के क्यू आवेश जो 8 त्रिज्या गोले में साथ से विद्युत हो जाता है, तो गोले में आवेश का रैखिक घनत्व, आयतन घनत्व नहीं, रैखिक घनत्व, तो रैखिक घनत्व को लैम्डा सूत्र करते हैं। तो उसका पूछता तो लैम्डा इक्वल टू सूत्र होता है Q/L। तो L यानी क्या, जो गोला है वो जो गोला है उसकी परिधि, गोला की लंबाई टोटल, तो गोला की परिधि क्या हो जाएगी, गोल है तो इसकी परिधि क्या ले लेते हैं 2πr। तो आवेश के यदि रैखिक घनत्व पूछता तो हमारा क्या होता है Q/2πr, पहला आंसर हो जाता है। और यदि इसका पृष्ठीय घनत्व पूछता, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, हाँ आयतन घनत्व पूछता है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व पूछता है, तब से पृष्ठीय घनत्व सिग्मा से सूचित करते हैं। सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A। ये मतलब क्या हो जाएगा, एक गोला का जो गोला है ना, गोला का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो पूछता है आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है, तो हमारे ऑप्शन में भी होता है Q/4πr²। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए कह रहा है E=0 वाले क्षेत्र में विभव दूरी के साथ विचरण है। विभव का जो है दूरी के साथ विचरण है कितना, तो देखिए E इक्वल टू सूत्र हम क्या जानते हैं, -dv/dr, या इसको dv/dx भी बोलते हैं या dv-dr भी बोलते हैं। तो हमारा क्या कर रहा है, क्षेत्र की तीव्रता 0 है, तो E के जगह पर हम क्या पुट करें 0, तो बार इधर बट्टा में इधर तो गुना में, तो 0dr इक्वल टू -dv, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 0 है, 0 के साथ करेंगे तो कांस्टेंट आएगा c, क्योंकि अंक है तो कांस्टेंट c आ गया। और इधर क्या आ जाएगा, d हट जाएगा इधर से, इससे भी d है कांस्टेंट, तो इधर क्या आ जाएगा v। तो जो v है वो कांस्टेंट है, यानी दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है। दूरी है इसमें कहीं देखिए तो दूरी तो है ही नहीं, तो विभव क्या है, दूरी से इंडिपेंडेंट, दूरी से स्वतंत्र है, दूरी पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी, विभव जो है E=0 वाले क्षेत्र में दूरी से स्वतंत्र होता है, वो दूरी पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारे पहले, क्वेश्चन नंबर 10 ही था, ये क्वेश्चन नंबर 10 ही था। क्वेश्चन नंबर तो इसके ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा V इज इंडिपेंडेंट ऑफ R, मतलब दूरी से स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि गोले पर आवेश Q हो तो यहाँ पे गोले पर आवेश, सॉरी दोस्तों, गोले पर आवेश, यहाँ पे आप आवेश जानते हैं कितना कर लीजिएगा 10 माइक्रोकूलम, गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो, थोड़ा सा सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसके सतह पर विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा, तो चलिए मैं उसको समझा देता हूँ। एक पेज ले लेता हूँ, पेज देखिए, एक पेज आ गया। तो पूछ रहा है यदि गोले पर आवेश जो है हमारा 10 माइक्रोकूलम है, 10 माइक्रोकूलम, तो पूछ रहा है कि उसका उस पर विद्युतीय फ्लक्स कितना हुआ। तो चूंकि विद्युतीय फ्लक्स फाई इक्वल टू जानते हैं कितना होता है, विद्युतीय फ्लक्स फाई को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फाई इक्वल टू होता है हमारा Q/ε0। Q/ε0 ये गॉस के थ्योरम से आता है, Q/ε0। तो देखिए आप क्या जानते हैं 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम मान होता है। अब देखिए, अब यदि आप 1/ε0 को इधर ही छोड़ दीजिए, ठीक है, तो देखिए तो इधर 4π इधर बट्टा में इधर गुना में, तो 9 चौके 36 पाई × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, इतना आ गया 1/ε0 का मान। 1/ε0 का मान इतना हो गया हमारा। और हमारा फाई ई क्या कहता है, फाई ई इक्वल टू Q/ε0 है। तो Q का मान 10 माइक्रोकूलम यानी 10 × 10⁻⁶,
और 1/sin0, 1/sin0 का मान कितना है, गुना में 1 है ना, 1/sin0 का मान कितना है, तो 36 पाई गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, तो देखिए 36 पाई 10 9 में से 6 गए 3 और 1 4, यानी 36 पाई गुने 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। 36 पाई गुने 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे हम अपने आंसर में पढ़ते हैं। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर 36 पाई गुना 10⁴, ये -4 है, -4 नहीं होगा, +4 होगा, ये आंसर नहीं होगा। देखिए -4 दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत मिस्टेक होता है। तो 36 पाई गुना 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 क्या कहता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है, देखिए ग्रेविटेशनल जो एनर्जी होती है वो हमेशा निगेटिव होती है। क्यों निगेटिव होती है, कि हमेशा किसी वस्तु का ऊपर फेंकिएगा तो देखिएगा कि वो नीचे आते हैं, तो नीचे आ रही है, यानी गुरुत्वीय ऊर्जा उस वस्तु क्या करे, अट्रैक्ट करे अपनी ओर आकर्षित करे अपनी ओर, जो भी यदि तो जो अपनी ओर आकर्षित करे तो आकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, निगेटिव। तो ऊर्जा भी कितनी हो जाएगी, निगेटिव। आकर्षण, यदि आकर्षण हो तो ऊर्जा निगेटिव होगा, यानी अट्रैक्शन होगा तो जो हमारी एनर्जी होगी वो कितनी होगी, निगेटिव। और यदि हमारा रिफ्लेक्शन होगा, यानी विकर्षण होगा, तो एनर्जी हमारी कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव, एनर्जी हमारी पॉजिटिव आ जाएगी। तो क्या कर, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा है, तो गुरुत्वीय ऊर्जा हमेशा निगेटिव होगी, क्योंकि इसमें आकर्षणात्मक प्रतिकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है, असमरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण अनुभव करता है। असमरूप विद्युत क्षेत्र यानी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण अनुभव क्या करता है, तो बल तथा बल आघूर्ण दोनों। असमरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण बल तथा बल आघूर्ण दोनों अनुभव करता है। और यदि समरूप विद्युत क्षेत्र होता है तो केवल बल अनुभव करता है, बल आघूर्ण नहीं करता है। समरूप विद्युत क्षेत्र होता है तो क्या अनुभव करता है, केवल बल, ओनली फोर्स अनुभव करता है, बल आघूर्ण नहीं करता है। और असमरूप है तो इसमें असमरूप विद्युत क्षेत्र है तो द्विध्रुव आघूर्ण बल तथा बल आघूर्ण दोनों अनुभव करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, बहुत ही समय लगा है क्वेश्चन सिलेक्ट करने में, और इसको अपलोड करने में MB भी काफ़ी डाटा भी लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा भी लगा होगा और आप इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।